हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी आरपीएससी बीएडीएम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के सवाल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो एचआरएम से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके 2023 आरपीएससी बीएडीएम में पूछे गए थे उन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का जो डिस्कशन है वो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, आरपीएससी, आप सभी के लिए आज का सेशन रेलिवेंट रहेगा। आइए फटाफट से अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी बीएडीएम एग्जामिनेशन की, तो एवरस्टडी क्लासेस ने अपना जो कंप्लीट कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इसकी सारी डिटेल आपको एवरस्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सवाल है जी यहाँ पर, A systematic process of gathering and analyzing information about a job to determine its activities, responsibilities and importance to other jobs is called as। तो आप एक जॉब के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? क्योंकि आपको डिटरमाइन करना है कि इस जॉब पे क्या काम होगा, क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। तो आप उस जॉब का पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको एनालिसिस करना है, और ये जॉब एनालिसिस का आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। चलिए, सवाल है, द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी रिलेटेड विद जॉब सेटिस्फेक्शन वाज डेवलप्ड बाय। तो देखो, जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, और यहाँ पे जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं वहां पे सीधे सीधे सवाल ही यूजुअली देखने को मिल जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। फिलहाल जो अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी आपको दी है वो एफजे लेंडी ने दी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द डिग्री टू विच अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद अ जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट एंड कंसीडर्स परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ इज कॉल्ड एज। ऑप्शन है जॉब एनरिचमेंट, जॉब एम्पावरमेंट, जॉब एंगेजमेंट या फिर जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट या एम्पावरमेंट तो ये है नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि एक पर्सन जॉब के साथ आइडेंटिफाई करता है, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और ये मानता है कि अगर मैं इस जॉब पे अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरी सेल्फ वर्थ और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका कंफ्यूजन शायद ऑप्शन नंबर 3 और 4 में हो रहा होगा। देखो, जॉब एंगेजमेंट आपकी टर्म वैसे इस्तेमाल नहीं होती है। आपकी जो टर्म इस्तेमाल होती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट होती है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितना ज्यादा एंगेज्ड है। और जॉब इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा और हाई लेवल चली जाती है। इसके अंदर आपके जो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है ना, वो एक्टिव हमें देखने को मिलता है कि एक्टिवली एम्प्लॉय काम के अंदर पार्टिसिपेट करता है और अपनी जॉब के साथ आइडेंटिफाई करता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जॉब इन्वॉल्वमेंट का बनेगा। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, हु प्रपोज्ड द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल फॉर जॉब डिजाइन। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल किसने दिया? सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है, और ऐसे फैक्चुअल सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है हैकमैन एंड ओल्डहैम। इन्होंने आपको जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल दिया जिसके हिसाब से आप अपनी जॉब को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें जो जॉब की डायमेंशंस होती हैं, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक, ये सभी आपके मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं। और यही सब चीजों को अकाउंट फॉर करते हुए इन्होंने एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया था। Coming to the next question, which one of the following approaches helps applicants in deciding to participate in the recruitment and selection process? ऑप्शंस हमारे पास हैं, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यूज, जॉब कंपेटिबिलिटी क्वेश्चनर, एम्प्लॉय लीजिंग या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एप्लीकेंट्स की कि उन्हें डिसाइड करना है कि वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें या ना करें, या फिर मैं सिंपली बोलूं कि एप्लीकेंट है, उसे डिसाइड करना है मैं इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, ये जॉब मेरे लिए बनी है या फिर नहीं बनी। एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका रहता है जी आपका रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। इसमें आपको रियलिस्टिकली दिखाया जाता है कि इस जॉब पे क्या क्या काम होने वाला है। काफी सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आपको बता दिया जाए कि इस जॉब में क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इस जॉब को करने वाले की क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं, क्या उसका रूटीन रहता है। तो पूरा आइडिया आपको लग जाता है जॉब के बारे में, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट करना है एप्लीकेशन प्रोसेस में या फिर नहीं करना। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है जी, ग्रेच्युटी क्या होती है? आपने नाम सुना होगा ग्रेच्युटी का। ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है।
कितने साल आपने काम किया कंपनी के अंदर, उसके बेसिस पे एक फिगर डिटरमाइन हो जाता है और ये आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। तो ये सीधा सीधा आंसर हमारे पास बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का, कि कितने साल आपने कंपनी में सर्व किया उसके हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी की पेमेंट हो जाती है। चलिए अगला सवाल है, अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस अ पर्सन कैन ऑक्यूपाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम इज कॉल्ड। देखो आप जब भी अपनी किसी भी जॉब पे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही पोजीशन पे काम करते रहते हो। आप मे बी स्टार्ट करें कहीं जूनियर लेवल से और फिर ग्रो करते करते प्रमोशन के बाद आप सीनियर लेवल पे आगे ग्रो करते जाएं। तो जितनी भी पोजीशंस आप अपने लाइफ टाइम में होल्ड करेंगे, आप यहाँ पे उसे किस नाम से बुला सकते हैं? रोल बोलेंगे उसे, डेजिग्नेशन बोलेंगे, कैरियर होगा या अथॉरिटी होगा। देखो जब हम बात करेंगे आपके कैरियर की, तो हम बात करेंगे आपने अपने कैरियर में कौन कौन सी पोजीशंस पे काम किया। और ये वाला जो वर्ड है कहीं ना कहीं हमारा ये जो डेफिनेशन हमें दिया हुआ, ये जो लाइन हमें दे रखी है, उसको पूरा जस्टिफाई कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 का ही बनना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबल्ड एज गोल्डन हैंडकफ। तो गोल्डन हैंडकफ की बात करी जा रही है, सोने की हथकड़ी की बात की जा रही है। देखो जी, होता क्या है कि हमारी जो कंपनीज है ना, हमारे एम्प्लॉइज को बहुत सारे पर्कोजिट्स देती हैं, पर्क्स देती हैं। कंपनी की गाड़ी आपको लेने आएगी, कंपनी में अच्छा खाना आपको मिलेगा, बहुत सारे पर्कोजिट्स आपको मिल जाते हैं। आपके बच्चों के लिए आपको एजुकेशन मिल जाएगी, मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा, इतने सारे आपको पर्कोजिट्स मिलते हैं ना, तो आप कंपनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, बंध जाते हैं। एक सोने की हथकड़ी वो आपको पहना देते हैं, और इसे यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स को डिनोट करने के लिए ये वाला जो गोल्डन हैंडकफ्स वाला टर्म है उसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर है वो यहाँ पे हमारे पास बनेगा। इसीलिए दिए जाते हैं ये बेनिफिट्स ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सके, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंडकफ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखें। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an organized and factual description of the nature of work, responsibilities, objectives, scope and duties of a post is called as। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं जी। देखो जी, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आता है ना, वो जॉब एनालिसिस का आता है, कि आप जॉब की एनालिसिस करें, जॉब को पूरा एनालाइज करें ताकि आप डिटरमाइन कर सकें अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप उस जॉब को पूरा डिस्क्राइब कर सकें कि उसमें कैसा काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या स्कोप है, ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं कि इस जॉब को करने वाले बंदे में क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हम बात करें हमारे जॉब इवेल्युएशन की, तो हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं कि इस जॉब की कितनी वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में अंदर और कितना कॉम्पनसेशन इस पे हमें फ्यूचर में देना चाहिए। तो ये सब चीजें जॉब इवेल्युएशन के दायरे में आती हैं। तो फिलहाल हमारा जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए जी, अगला सवाल हमारे पास है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स इन द केस ऑफ इंजरी बाय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इज कवर्ड अंडर विच एक्ट। देखो जी, अगर आपके वर्कर का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए आपकी फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए, तो कंपनसेशन दी जाती है उसे, उसके डिपेंडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को। और इसके लिए हमारे पास ना एक अलग से कानून भी है। ये कानून आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल आपके पास है, बार्स स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे बार्स बेसिकली आपके पास एक टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिसमें हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखते हैं, उसके हिसाब से रेटिंग उसे देते हैं। और फुल फॉर्म यहाँ पे इसकी रहती है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर 1 का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होता है बार्स। Coming to the next question, the process that provides greater autonomy, sharing of relevant information, and provision of control over factors affecting job performance is called as collective bargaining, empowerment, mentoring, controlling। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी जॉब के ऊपर ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा आपके सभी फैक्टर्स के ऊपर जो भी आपकी जॉब को इफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एम्पावर कर दिया जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग, मेंटरिंग और कंट्रोलिंग तो कहीं ना कहीं थोड़े मैच नहीं कर रहे, जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसके साथ फिट नहीं बैठ रहे। बट एम्पावरमेंट बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि आप एम्पावर हो रहे हैं, आपको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है, आपको ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है आपकी जॉब को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के ऊपर।
और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो जी, हमारे पास ना दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक होता है लाइन फंक्शन और एक होता है स्टाफ फंक्शन। तो जो भी फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन है, सेलिंग है, ये सबको हम लाइन फंक्शन बोलते हैं। और जो भी फंक्शंस इनको सपोर्ट करते हैं उनको स्टाफ या फिर सर्विस फंक्शन बोला जाता है। जैसे हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, एचआरएम भी है, इसे भी कहीं ना कहीं स्टाफ या फिर सर्विस फंक्शन के तरीके से ही देखा जाता है कि हमारे जो मेन गोल्स हैं उनको असिस्ट करने का काम करता है। डायरेक्टली मेन गोल अचीव नहीं करेगा आपका एचआर मैनेजर, बट आपकी असिस्ट करेगा आपके बाकी डिपार्टमेंट्स को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है जी, एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज एट द सेम लेवल ऑफ एन एग्जिस्टिंग रोल इज नोन एज। अब देखो, आप जिस रोल पे काम कर रहे हो उसी पे हो, बट आपके काम का दायरा बढ़ा दिया, यानी कि आपको और काम सौंप दिए। और ऐसा नहीं है कि आपके हायर पोजीशन वाले काम आपको दिया, आपकी सेम पोजीशन वाले, सेम लेवल वाले काम आपको और दे दिए। अगर तो हायर पोजीशन वाले दिए जाते तो जॉब एनरिचमेंट बोला जाता, बट अगर सेम लेवल वाले ही दे दिए तो इसे जॉब एनलार्जमेंट का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। तो जनरली आपकी जॉब बोरिंग ना हो जाए और सेटिस्फेक्शन आपका थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके लिए जॉब एनलार्जमेंट यहाँ पे कई बार किया जाता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब इवेल्युएशन हेल्प्स इन असेसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जॉब इवेल्युएशन जो है वो किन चीजों को असेस करने में मदद करता है। देखो, जॉब इवेल्युएशन हम करते हैं कि हम जॉब इवेल्युएट करते हैं कि बाकी जॉब्स के मुकाबले इस जॉब की रिलेटिव वर्थ कितनी है, और अल्टीमेटली डिटरमाइन होगा कि इस जॉब पे पैसे कितने दिए जाएंगे। रिलेटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस जॉब्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी हायर्ड, परफॉर्मेंस या फिर सेफ्टी। तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर हम अपनी जॉब की रिलेटिव वर्थ या फिर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। Coming to the next question, which of the following is a quantitative method of job evaluation? अब जॉब इवेल्यूएशन के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुछ होते हैं आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड और कुछ होते हैं आपके पास क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बेसिकली जॉब कंपैरिजन या जॉब क्लासिफिकेशन, ये मेथड्स आते हैं। बट क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ फैक्टर्स को नंबरिंग देते हैं, उसके हिसाब से आपका जो इवेल्युएशन है वो कंप्लीट करते हैं। और फैक्टर कंपैरिजन मेथड जो है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेथड बनता है जी जॉब इवेल्युएशन का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की यहाँ पे बन जाएगी। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली लिंक्ड विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जनरली किसे जोड़ा जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली आपका इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कौन सा अलाउंस यहाँ पे रिलेवेंट है। सीधा सीधा आंसर आपने ऑलरेडी दे ही दिया होगा कि सर जो हमारा डियरनेस अलाउंस होता है ना वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इज कॉल्ड एज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सर्च करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अप्लाई करो जी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो ये सीधा सीधा डेफिनेशन आपके रिक्रूटमेंट का होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अब सवाल है जी, इफ अ वर्कर हैज फ्यू एब्सेंसेस, हिज सुपरवाइजर might give him a high rating in all other areas of work. This is an example of which type of bias in performance appraisal. अभी क्या, एक वर्कर है, वो बहुत कम छुट्टी लेता है, बहुत कम एब्सेंट रहता है काम से, और उसके सुपरवाइजर को लगता है क्योंकि छुट्टी कम लेता है तो अच्छा ही वर्कर होगा, सभी काम बहुत बढ़िया तरीके से करता होगा। तो एक बायस है ये आपका, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बायसेस परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ जाएं। कौन सा बायस है आपको बताना है जी। यहाँ पर ऑप्शंस हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, पर्सनल बायस, स्टीरियोटाइपिंग के आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और ये वाला जो बायस है इसे प्यारे दोस्तों हेलो इफेक्ट बोला जाता है। हेलो इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपने किसी पर्सन को
एक चीज अच्छे से करते हुए देखा, एक चीज में बढ़िया देखा, तो आप उसे सभी चीजों में बढ़िया मान लेते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो सकता है वर्कर छुट्टी कम क्यों लेता है, क्योंकि उसे काम पे आना पसंद है और काम पे आके वो काम नहीं करता, वो दूसरों से गप्पे मारता है। तो कोई भी कारण हो सकता है कि छुट्टी तो कम लेता है बट काम नहीं करता, तो ये बायस आपका नहीं होना चाहिए। हेलो इफेक्ट इसे बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल। A professor with a view to play it safe might give a class grade near or equal to B regardless of the differences in individual performance. This is an example of which type of bias in performance appraisal. अब देखो एक प्रोफेसर है, अब क्या करना चाहिए था उसे, क्लास में मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का जो उसे अप्रेजल करना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी, इंडिविजुअली देखनी चाहिए थी, किसने बढ़िया किया किसने अच्छा नहीं किया। जिसने बढ़िया किया उसको ए ग्रेड देता, ए प्लस देता, जिसने नहीं किया मे बी उसे बी में डालता, जो बहुत बेकार है उसे सी या डी ग्रेड में डालता। बट उस प्रोफेसर ने सबको बी दे दिया। वो कहता है जी सबको बी दे देते हैं, कौन झगड़े में पड़े, किसको कम दूं किसको ज्यादा दूं, ये चीजें मैं नहीं करना चाहता, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सबको बी दे देता हूं। तो बेसिकली उसने किया क्या, उसने एक सेंट्रल ग्रेड, एक बीच का ग्रेड सबको दे दिया, और ये एक बायस यहां पे उसने कमिट कर दिया जी। और इस बायस को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, कि उसने एक सेंट्रल जो हमारा वैल्यू है, एक सेंट्रल ग्रेड जो है वही सभी को दे दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसे किसी को ए किसी को बी किसी को सी देना चाहिए था, बट उसने यहां पे बायस कर दिया। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। The rater is forced to answer the ready-made statements as given in the blocks of 2 or more about the employees in terms of true or false. This method of performance appraisal is known as. अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप जो आपके रेटर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको स्टेटमेंट्स देते हैं एम्प्लॉइज के बारे में, और उन्हें ट्रू या फॉल्स में इसका जो आंसर है वो चूज करना होता है। तो कोई एवरेज रेटिंग वो नहीं दे सकते हैं, उसे ट्रू या फॉल्स में चूज करना ही पड़ेगा। तो इस मेथड को बोला जाता है फोर्स्ड चॉइस मेथड, और करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो बायस रहता है ना उसे कम कर लेता है। जो आप एवरेज रेटिंग सबको दे देते थे ना, वो वाला बायस कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है। चलिए अगला सवाल। अ मेथड विच इज यूज्ड टू हैव अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव्स। तो सभी पर्सपेक्टिव से, सभी डिग्री से, यानी मैं बोलूं 360 डिग्री से आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अप्रेजल कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय का, तो कौन सा मेथड बनेगा? बार्स असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या फिर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, सभी एंगल से एम्प्लॉय का इवेल्युएशन हो रहा है, तो ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम वन वर्क सिंप्लीफाइड टास्क टू अनदर विद सिमिलर स्किल रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड एज। तो आपके जो वर्कर है ना, आप उसे पीरियोडिकली शिफ्ट करते रहते हैं, कि अभी जॉब ए पे है, उसी लेवल पे जॉब बी पे भेज दिया उसे, फिर जॉब सी पे भेज दिया। जैसे आप बैंक्स में देखते होंगे कि कोई पर्सन कभी कैश काउंटर पे बैठा है, कभी दूसरे काउंटर पे बैठा है, तो आप सेम लेवल पे ही उसका जो जॉब है उसे रोटेट करते रहते हैं, और इसी चीज को बोला जाता है जॉब रोटेशन, ताकि आपका जो भी पर्सन है उसे सभी कामों की पूरी नॉलेज हो जाए, इसलिए किया जाता है। जॉब रोटेशन हमारे पास आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ टास्क इज कॉल्ड। अब देखो, एक होता है वर्टिकल एक्सपेंशन, ये आपकी जॉब है, और अगर आपकी जॉब को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रहा है कि सेम लेवल के काम इस जॉब में और ज्यादा बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो इसे नाम क्या दिया जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, आइए देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट। देखो एनरिचमेंट में तो वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, आपको ऊपर के काम दे दिए जाते हैं। जॉब रिलेटेडनेस या फिर जॉब रोटेशन। तो यहां पे वैसे तो मेरे पास आंसर जो आना चाहिए था ना, जॉब एनलार्जमेंट का आना चाहिए था, बट दूसरा बेस्ट आंसर यहाँ पे जॉब रोटेशन का बन सकता है, कि आप सेम ही लेवल पे आपके जो टास्क है उनको बढ़ा रहे हो, सेम ही लेवल के काम और दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सेम जॉब्स पे उसे रोटेट किए जा रहे हो। तो जॉब रोटेशन हमारे पास यहाँ एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। चलिए अगला सवाल, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ टास्क इज कॉल्ड। तो वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब कि आपकी ये वाली जो जॉब है, इसे ऊपर वाले काम आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसे जॉब एनरिचमेंट बोला जाता है। करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। तो जॉब एनरिचमेंट करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ऊपर के काम भी सीख सकते हो, और फ्यूचर में फिर आपके प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं।
चलिए अगला सवाल है जी, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन और बेटर प्रोस्पेक्ट्स सच मूवमेंट आर नोन एज एक्सटर्नल मोबिलिटी, इंटरनल मोबिलिटी, इंटरनल स्टाफिंग, वर्चुअल मोबिलिटी। देखो रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन हो रहा है या फिर एम्प्लॉय बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन से मूव आउट कर रहा है, तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल मोबिलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहा है। इंटरनल मोबिलिटी नहीं हो रही है, इंटरनल होती तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारी ट्रांसफर हो गई, प्रमोशन हो गई, तो इंटरनल मोबिलिटी हो जाती। बट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर ही चला गया तो फिर यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल मोबिलिटी यहाँ पे बनेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द सटल एटीट्यूड्स and prejudices that block women and minorities from upward mobility, particularly in management jobs, are called। तो प्यारे दोस्तों होता क्या है कि हमारी जो विमेन होती हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो जनरली टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाते, टॉप मैनेजमेंट की जॉब्स नहीं ले पाते, और इसके लिए एक मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेटाफर यहाँ पे हमारे पास है ग्लास सीलिंग, कि एक ग्लास की सीलिंग बनी हुई है, ऐसा लगता है कि कोई सीलिंग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बट एक ग्लास की सीलिंग बनी हुई है जो किसी को दिखती नहीं है, बट इसमें आपके वो सारे प्रेजुडाइसेस आ जाते हैं, बायसेस आ जाते हैं, जो विमेन और माइनॉरिटीज को प्रिवेंट करते हैं कि वो हायर लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस पे पहुंच जाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल हमारे पास है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन। तो देखो जी, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर के अंदर आप एक पोजीशन का पूरा एनालिसिस करते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आपकी जॉब एनालिसिस से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। एक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपनी जॉब को एनालाइज करते हैं, आप एग्जामिन करते हैं कि क्या टास्क, क्या वर्क कंडीशंस, क्या बिहेवियर्स इस जॉब में हमें देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, डैश लिस्ट्स द KSA knowledge, skills and abilities and individual needs to do the job satisfactorily। जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनरिचमेंट या फिर इवेल्युएशन। अब देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन बात करता है जॉब की, और जॉब स्पेसिफिकेशन बात करता है जॉब को करने वाले इंसान की, बंदे की, कि इस पर्सन के अंदर क्या कैपेबिलिटी, क्या नॉलेज, क्या स्किल्स, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सीधी सीधी आपको डेफिनेशन ना जॉब स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे दे रखी है। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, अ प्रोसेस इन विच senior managers identify employees who should be developed to replace them is called as। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सीनियर मैनेजर्स अगर रिटायर होंगे या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे तो उनको कौन रिप्लेस करेगा, कौन उनका सक्सेसर यहाँ पे बनेगा। और सीधी सीधी जो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो है सक्सेशन प्लानिंग की, और करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सवालों के ऊपर। अगर आपको आज के सेशन से कुछ सीखने को मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो पीडीएफ है आपको एवरस्टडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।